अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स बखैर वाफियत हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि कुछ मटेरियल्स नेचुरली रेडियो एक्टिव नहीं होते, यानी बाय नेचर वो रेडियो एक्टिविटी नहीं एग्जिबिट करते, लेकिन उन्हें रेडियो एक्टिव बनाया जा सकता है उन पर कुछ रेडिएशंस को बम्बार्ड करके। जैसे कि आपने प्रीवियस क्लास में देखा था कि आपने डियर स्टूडेंट्स सोडियम का एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप बनाया था फ्रॉम नेचुरली अकरिंग नॉन रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस ऑफ सोडियम से। यानी एक आम सोडियम के न्यूक्लियस से आपने एक रेडियो एक्टिव सोडियम का न्यूक्लियस क्रिएट कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि आर्टिफिशियली रेडियो एक्टिविटी की जा सकती है। और ये जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स क्रिएट हुए हैं, इनका यूज़ क्या है, इनकी एप्लीकेशंस क्या है, इनका मकसद क्या है डियर स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम इन रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स की एप्लीकेशंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। बात को लेके आगे चलते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स हैं, इनकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। क्योंकि हम इन रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स को आर्टिफिशियली जनरेट कर रहे हैं, तो डियर स्टूडेंट्स जाहिर है अगर ये आर्टिफिशियली जनरेट की जा रही हैं तो ये बिला मकसद नहीं होंगे। इनका मकसद है, इनकी एप्लीकेशंस हैं। These radioactive isotopes are widely used in different applications, different fields of life, जिनमें चंद जो फील्ड्स आपके साथ डिस्कस की जाएंगी डियर स्टूडेंट्स, उनमें एग्रीकल्चर, मेडिसिन और इंडस्ट्री शामिल है। ये तीन मेजर फील्ड्स हैं जहां पर रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स यूज किए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मेडिसिन और एग्रीकल्चर में ये यूज किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रेसर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, पहली एप्लीकेशन, पहला यूज रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स का एज अ ट्रेसर है। डियर स्टूडेंट्स, ट्रेसर की टेक्निक से मुख्तलिफ डिजीज को, मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को डायग्नोज किया जा सकता है। अब वो डिजीज, वो प्रॉब्लम ह्यूमन बीइंग में एग्जिस्ट करती हो डियर स्टूडेंट्स, या वो किसी प्लांट में एग्जिस्ट करती हो या एनिमल में एग्जिस्ट करती हो, दैट can be diagnosed using the tracer technique. Dear students, tracer technique क्या होती है, इस पॉइंट को जरा समझिएगा। हम ट्रेसर टेक्निक में किसी भी ह्यूमन, प्लांट या एनिमल में एक खास मिकदार में रेडियो एक्टिव आइसोटॉप को एक्यूमुलेट करवाते हैं, एब्जॉर्ब करवाते हैं, और फिर उस एब्जॉर्ब्ड ऑर्गन के बिहेवियर को देख लेते हैं। यानी वो ऑर्गन जो उस खास मिकदार में रेडियो एक्टिव आइसोटॉप को एब्जॉर्ब कर चुका होता है, उसका बिहेवियर स्टडी करना, डिटेक्ट करना आसान है, क्योंकि उसमें से रेडियो एक्टिव रेडिएशंस कॉन्टिन्यूसली निकल रही हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए इस पॉइंट को थोड़ा सा ज़रा बेहतर तौर पे समझते हैं। अगर किसी के थायराइड ग्लैंड्स का एग्जामिनेशन करना है, तो थायराइड ग्लैंड्स के लिए उसके इन ग्लैंड्स में आयोडीन 131 इस आइसोटॉप को एब्जॉर्ब करवा दिया जाएगा। अब इस एब्जॉर्प्शन को थ्रू फूड करवाया जा सकता है। खाने में आयोडीन 131 की मिकदार उसके थायराइड ग्लैंड्स में आयोडीन 131 को एक्यूमुलेट करवा देगी, स्टोर करवा देगी। फिर उसके इन थायराइड ग्लैंड्स के बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जा सकता है थ्रू सम डिटेक्टर्स। रेडिएशन डिटेक्टर्स की मदद से उसके ग्लैंड्स की फंक्शनिंग को ऑब्जर्व किया जा सकता है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये कैंसर सेल्स को भी डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। ये टेक्निक कैंसर सेल्स को कैसे डिटेक्ट करेगी? माय डियर स्टूडेंट्स, जो अफेक्टेड पार्ट है बॉडी का, यानी वो पार्ट जहां पर कैंसेरियस सेल्स या ट्यूमर मौजूद होते हैं, जिसे मैलिग्नेंट पार्ट कहा जाता है बॉडी का, वो अफेक्टेड, वो एबनॉर्मल पार्ट ज़रूरत से ज़्यादा रेडियो एक्टिव मटीरियल को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है। तो हमें जहां पर शक या शुबा हो कि बॉडी का ये पार्ट कैंसेरियस या ट्यूमर वाले सेल्स पर मुश्तमिल है, तो उस पार्ट को रेडियो एक्टिव मटीरियल फीड किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, वो बॉडी का पार्ट अगर नॉर्मल से या ज़रूरत से ज़्यादा रेडियो एक्टिव मटीरियल एब्जॉर्ब कर ले, दैट मीन्स दैट इज़ द अफेक्टेड पार्ट, वो पार्ट दुरुस्त नहीं है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, ब्रेन ट्यूमर को डायग्नोज करने के लिए फॉस्फोरस 30 यूज़ किया जाता है, फॉस्फोरस 32 यूज़ किया जाता है। Phosphorus 32 can
डिटेक्ट द ब्रेन ट्यूमर। इसी तरह से माय डियर स्टूडेंट्स, प्लांट्स में भी उनकी फॉस्फोरस एक्यूमुलेशन को स्टडी करने के लिए भी हम ट्रेसर टेक्निक ही यूज़ किया करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्लांट्स को अगर फॉस्फोरस 32 दे दिया जाए तो फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करने के बाद वो प्लांट्स भी रेडियो एक्टिव हो जाएंगे और रेडियो एक्टिव एमिशंस करनी शुरू हो जाएंगे। उन्हें रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस 32 देने से हम उनकी फॉस्फोरस की कंजम्पशन का अंदाज़ा कर सकते हैं। फॉस्फोरस प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। तो प्लांट्स की ग्रोथ क्योंकि फॉस्फोरस पे डिपेंड करती है, तो किसी भी प्लांट की फॉस्फोरस की कंजम्पशन को मॉनिटर किया जा सकता है रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक से। माय डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक को यूज़ करते हुए इंडस्ट्रीज़ में बड़े बड़े पाइप से लीकेजेस भी डिटेक्ट की जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक लॉन्ग पाइप है, हमें नहीं पता कि वो पाइप कहाँ से लीक है, और ये जज करना, ये देखना मुमकिन नहीं कि अगर गैस का पाइप है तो उसको आप कैसे डिटेक्ट करेंगे कि इसमें लीकेज कहाँ पर डेवलप्ड है। डियर स्टूडेंट्स, उस पाइप में एक रेडियो एक्टिव सोर्स डाल दिया जाता है और उस पाइप में उस रेडियो एक्टिव सोर्स को मूव करवाया जाता है। आउटसाइड डिटेक्टर रेडिएशन को डिटेक्ट कर रहा होता है। जब तक रेडिएशन डिटेक्ट ना हो, दैट मीन्स पाइप इंटैक्ट है। जिस पॉइंट पर पाइप में क्रैक, कोई होल, कोई भी एबनॉर्मेलिटी मौजूद होगी, रेडिएशंस वहाँ से इस्केप करना शुरू कर देंगी और इस्केप्ड रेडिएशंस रेडिएटर पर डिटेक्ट होकर इस बात की गवाही, इस बात का सबूत देंगी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्रैक मौजूद है। तो इंडस्ट्रीज में भी क्रैक्स के डायग्नोसिस के लिए हम रेडियो एक्टिव ट्रेसर ही की टेक्निक को यूज़ करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने बात की है ट्रेसर की टेक्निक पर। चलिए एक कदम और आगे आते हैं। द नेक्स्ट इज द ट्रीटमेंट। ये सिर्फ डायग्नोसिस के लिए ही इस्तेमाल नहीं होते, ये रेडियो एक्टिव मटीरियल्स डियर स्टूडेंट्स ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल रेडियो एक्टिव कोबाल्ट 60, ये कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप जानते हैं कि कोबाल्ट इज अ बिग सोर्स ऑफ गैमा रेडिएशन। These gamma radiations are high energy radiations. They can kill the tumor and cancerous cells. तो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ गैमा रेडिएशंस जो कोबाल्ट 60 से एमिट हो रही हैं, अगर इन्हें किसी कैंसीरियस या ट्यूमरस सेल के ऊपर फोकस किया जाए तो आप बॉडी के उस पार्ट से ट्यूमर या कैंसर के सेल्स को इजीली एलिमिनेट करवा सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ यू विल यूज द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, और रेडियोथेरेपी इसी को कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने अक्सर ये सुना होगा कि उस किसी खास जगह से कुछ ऐसे ज़खायर मिले हैं जो 5000 साल पुराने हैं, या कुछ दरख्त की ऐसी शाखें हैं जो इंतहाई कदीमी दरख्त है, 2000 साल पुराने दरख्त के कुछ रिजर्व्स या बकाया जात मिले। माय डियर स्टूडेंट्स, आर्कियोलॉजिस्ट किसी रॉक, किसी पत्थर, किसी मूर्ति, किसी दरख्त को देखकर उसका एनालिसिस करके उसकी लाइफ आखिर कैसे बता देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये भी रेडियो एक्टिव आइसोटॉप ही की एप्लीकेशन है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की उसके मरने के बाद उसकी लाइफ बताना किस तरह से पॉसिबल है, डियर स्टूडेंट्स, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स को ही यूज़ करते हुए पॉसिबल है। तो किसी भी चीज़ की आफ्टर डेथ एज बता देना कार्बन डेटिंग कहलाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज कार्बन डेटिंग? पहले कार्बन डेटिंग को समझने के लिए थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें कि ह्यूमंस, एनिमल्स और प्लांट्स बिहेव किस तरह से करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाना जो खाते हैं, जो फूड लेते हैं, उसमें कार्बन एक बहुत इम्पॉर्टेंट वाइटल रोल प्ले करता है। इसी तरह से जो प्लांट्स ब्रीथ करते हैं उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड उनमें जा रही है, या कार्बन डाइऑक्साइड उनमें जा रही है। तो कार्बन प्लांट्स और एनिमल्स प्लस ह्यूमन बींग्स सबकी फूड का, खुराक का एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे अंदर जाने वाला कार्बन रेडियो एक्टिव हो
तो हमारी बॉडी भी एक छोटे से रेडियो एक्टिव सोर्स में कन्वर्ट हो जाएगी, हमारी बॉडी में से भी रेडियो एक्टिव रेज निकलना शुरू हो जाएंगी। तो आप शायद इस बात को मजाक समझें, लेकिन हमारी बॉडी वाकई एक रेडियो एक्टिव सोर्स है। आप सोच रहे होंगे कि आपके और मेरे में रेडियो एक्टिव सोर्स क्या है? डियर स्टूडेंट्स, आपके, मुझ में, प्लांट्स और एनिमल्स में रेडियो एक्टिव सोर्स कार्बन है, कार्बन 14। स्टूडेंट्स याद कीजिए, जो बैकग्राउंड रेडिएशंस के टॉपिक में मैंने आपको समझाया था कि ऊपर आसमान से आने वाली रेडिएशंस एटमॉस्फेयर को आयनाइज करती हैं। आयनाइजेशन कैसे होती है? अगर फॉर एग्जांपल कॉस्मिक रेडिएशंस हैं, दे विल fall on the neutral atom, they will kick out the electron from the atom to form an ion. ये स्टूडेंट्स इस तरह से एक बारिश शुरू हो जाती है डिफरेंट रेडिएशंस की, जिनमें न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, बीटा रेडिएशंस, अल्फा पार्टिकल्स मिक्स हैं। और एटमॉस्फेयर में कार्बन भी मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। डियर स्टूडेंट्स, उस कार्बन में अगर न्यूट्रॉन ट्रैप हो जाए तो आप जानते हैं कि वो कार्बन 14 में कन्वर्ट हो जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन भी मौजूद है, नाइट्रोजन बहुत अबंडेंस में मौजूद है। डियर स्टूडेंट्स, ऊपर से फॉल आउट रेडिएशंस में जो आने वाले न्यूट्रॉन्स हैं, अगर वो नाइट्रोजन में ट्रैप हो जाएं, नाइट्रोजन उन्हें कैप्चर करके कार्बन 14 में कन्वर्ट हो जाती है। देखिए, कार्बन 14 बन रहा है फ्रॉम नाइट्रोजन, एंड दैट कार्बन 14 इज, माय डियर स्टूडेंट्स, अ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप ऑफ कार्बन। अब वो कार्बन 14 कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाएगा, और वो कार्बन 14 हो सकता है हमारे फूड का पार्ट भी बन जाए। तो हमारी बॉडी उस कार्बन 14 को एक्यूमुलेट करना शुरू कर देगी। अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स एक्यूमुलेट कर लेंगे। दैट मीन्स माय डियर स्टूडेंट्स, वो इस दुनिया में मौजूद इंसानों और पौधों में बराबर दाखिल होना शुरू हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इंसान, पौधे और जानवर एक छोटे रेडियो एक्टिव सोर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब तक हम जिंदा रहेंगे, हम फूड लेते रहेंगे और फूड में उस कार्बन की मिकदार पूरी होती रहेगी। अगर प्लांट्स हैं तो प्लांट्स कॉन्टिन्यूसली ब्रीथ करते रहते हैं, प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं, उनकी रेस्पिरेशन के दौरान उनकी कार्बन की मिकदार भी पूरी होती रहेगी। तो ड्यूरिंग अ लाइफ स्पैन ऑफ अ प्लांट और अ ह्यूमन बीइंग और एनी एनिमल, द रेडियो एक्टिव कार्बन इन द बॉडी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, और वो एक खास फिक्स्ड अमाउंट में होता है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, मरने के बाद इंसान का खुराक लेने का अमल ख़त्म हो जाता है, एक प्लांट का रेस्पिरेशन का अमल ख़त्म हो जाता है। तो वो कार्बन जो उसमें मौजूद है वो रेडियो एक्टिव डिके से डिप्लीट होना शुरू हो जाता है। तो उसकी रेडियो एक्टिव डिप्लीशन के बाद बची हुई क्वांटिटी को ऑब्जर्व करके उसकी उम्र का अंदाजा लगाया जा सकता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द कार्बन डेटिंग। सो कार्बन डेटिंग क्या थी? कार्बन 14 की मदद से किसी भी जानवर, इंसान या पौधे की उम्र का अंदाजा लगाया जाना। माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो कार्बन से किसी भी प्लांट, इंसान या जानवर की उम्र का अंदाजा लगाया जाने का अमल है। इसी तरह ना सिर्फ लिविंग थिंग्स जो कि मर चुकी हैं उनकी उम्र का अंदाजा लगाया जाता है, बल्कि जो ऑलरेडी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, फॉर एग्जांपल रॉक्स, फॉर एग्जांपल कुछ और पत्थर जिन्हें मूर्तियां भी कहते हैं, उन्हें देखकर उनका एनालिसिस करके भी उस पर्टिकुलर मटेरियल की लाइफ का अंदाजा लगाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अक्सर न्यूज़ में ये सुना होगा कि मोहनजोदाड़ो से या किसी और ऐसी हिस्टोरिकल प्लेस से जिसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी हो, वहाँ से कुछ ऐसे रिजर्व्स मिले हैं जो लेट्स से 3000 ईयर्स बैक हिस्ट्री को एक्सप्लेन करते हैं। अब 3000 साल पहले का अंदाज़ा आर्कियोलॉजिस्ट आखिर कैसे लगा सकते हैं? डियर स्टूडेंट्स, 3000 साल पहले के वक्त का अंदाज़ा आर्कियोलॉजिस्ट बिल्कुल कार्बन डेटिंग जैसी ही टेक्निक से लगा सकते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, इस बार जो मटेरियल यूज़ किया जाएगा किसी भी चीज़ की उम्र का तयन करने के लिए वो कार्बन 14 नहीं होगा। डियर स्टूडेंट्स, वो पोटेशियम 40 यूज़ किया जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे आसपास रॉक, सॉइल,
पत्थरों में पोटेशियम 40 के ट्रेसेस मौजूद है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो पोटेशियम 40 है, वंस अगेन ये एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है। डियर स्टूडेंट्स, पोटेशियम 40 ऑलवेज डिके इन द न्यूक्लियस ऑफ आर्गॉन। ये आर्गॉन में कन्वर्ट होता है और आर्गॉन की हाफ लाइफ 2.4 इंटू 10⁸ ईयर्स है, यानी ह्यूज हाफ लाइफ है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे आसपास मौजूद पत्थर, रॉक्स, मूर्तियां, यानी जो चीज़ें जिनमें सॉइल शामिल है, उनमें किसी न किसी मिकदार में थोड़ा या ज़्यादा पोटेशियम 40 शामिल है। और वक्त के गुजरने के साथ साथ वो पोटेशियम 40 डिसइंटीग्रेट होकर आर्गॉन में कन्वर्ट होता रहता है। उसके डिके रेट को देखते हुए हम उस वक्त का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बनाया गया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे पोटेशियम 40 के डिके रेट से किसी भी सब्सटेंस की जो पत्थर या सॉइल से बिलोंग करता हो उसकी उम्र का अंदाज़ा लगा सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट्स थे, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आए। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने कार्बन डेटिंग तो समझ ली है कि आप देखते हैं कि कार्बन डेटिंग से किसी भी डेड प्लांट या डेड फॉसिल की एज का पता कैसे चलाया जा सकता है। एक फॉसिल मिला है किसी भी डेड एनिमल का, उसकी बोन में कार्बन 14 की जो रेशो है वो 1/4 है। 1/4 रेशो का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये है कि एक जिंदा एनिमल की उस बोन में जो कार्बन 14 मौजूद होता है उससे 4 टाइम्स कम कार्बन 14 की मिकदार मौजूद है उस बोन में जो कि फॉसिल में मिली है। जाहिर है, जब कोई चीज, कोई लिविंग ऑब्जेक्ट जिंदा होता है तो कार्बन 14 खाकर पूरा कर लेता है। हमारे खुराक में कार्बन की मिकदार मौजूद है। कार्बन एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारे फूड का, तो कार्बन 14 की अमाउंट पूरी होती रहती है। कार्बन डिप्लीट नहीं करता एज लॉन्ग एज वी आर अलाइव, बट वंस सम लिविंग ऑब्जेक्ट इज डाइड, अब वो अपने फूड में कार्बन 14 नहीं ले रहा, तो लिहाजा उसकी बॉडी में मौजूद कार्बन 14 डिप्लीट होता रहेगा, सारा रेडियो एक्टिव डिके करता रहेगा। तो जो हड्डी मिली है उस हड्डी में से जो कार्बन 14 की मिकदार है वो कितनी 1/4 रह चुकी है, तो रेशो है 1/4। स्टूडेंट्स, रेशो किसे कहते हैं इस बात को समझ लीजिएगा। रेशो से मुराद है n/n0, यानी कि कितनी मिकदार रह गई है असल की निस्बतन, दैट इज 1/4। इस पॉइंट को जहन में रख लीजिए और जो फॉर्मूला है हमारा हाफ लाइफ के लिए वो लिखिए, n is equals to 1/2 raised to the power t into n0। ये t, स्मॉल t is a number of half life। तो स्टूडेंट्स, यहां से हम लिख सकते हैं n/n0 is equals to 1/2 raised to the power t। ये रेशियो 1/4 है, ये 1/2 raised to the power t है। इस साइड को लिख सकता हूं क्या, 1/2 raised to the power 2 is equals to 1/2 raised to the power t। तो यहां से पता चलेगा t की वैल्यू है 2, यानी कि कितनी हाफ लाइफ गुजरी है डियर स्टूडेंट्स। सो नंबर ऑफ हाफ लाइफ पास्ट कितनी है जी, 2। तो डियर स्टूडेंट्स, टोटल वक्त कितना होगा, टोटल वक्त, टोटल जो टाइम है वो कितना होगा, 2 × 5730। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कितना बनता है, 11,460 ईयर्स। उस डेड एनिमल को कितनी देर हो गई है, तकरीबन 11,460 साल। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि मुख्तलिफ डिफरेंट फील्ड्स में जो इन रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स की एप्लीकेशंस मैंने आपके साथ शेयर की हैं वो आपको समझ आई हैं और आपने नोट्स भी बनाए हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था। मुख्तलिफ टेक्निक्स के हवाले से मुख्तलिफ सवालात पूछे जा सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन व्हाट इज़ कार्बन डेटिंग पूछा जा सकता है, व्हाट इज़
द ट्रेसर्स टेक्निक पूछा जा सकता है। हाउ द रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट, ये भी पूछा जा सकता है। हाउ द रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के एतबार से सवाल एग्जाम में आ सकता है। हाउ द रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स कैन बी यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस, ये भी पूछा जा सकता है डियर स्टूडेंट्स। तो ये मुख्तलिफ सवाल हैं जो शॉर्ट क्वेश्चंस के एतबार से आज के लेक्चर में आपने सीखे हैं। उम्मीद करता हूँ तमाम पॉइंट्स आपने नोट किए हैं। अपना बेइंतहा ख्याल रखें। अगली बार मुलाकात होगी कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। सी यू नेक्स्ट टाइम। खुदा हाफिज़।